क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे रटे। उनका निशाना था पाकिस्तान आर्मी। उन्होंने पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखी। भारतीय जासूस का पाकिस्तानी सेना में मेजर बनना पाकिस्तान का एटम बम बना रहे थे। कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जो एक साथ 2 जिंदगियां जी रहा था। एक तरफ वो भारत के राजस्थान का रहने वाला रविंद्र कौशिक था, एक थिएटर आर्टिस्ट, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान आर्मी का एक सम्मानित अफसर मेजर नबी अहमद शाकिर था। ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है, ये कहानी है द ब्लैक टाइगर की। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इतिहास में रविंद्र कौशिक जैसा जासूस शायद ही दूसरा कोई हुआ हो। उन्होंने जो किया वो नामुमकिन सा लगता है। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी ही वर्दी पहनकर वहीं से भारत की सुरक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला वो जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1971 के बाद। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह हराया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के लिए यह हार एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। रावलपिंडी में बैठी पाकिस्तानी फौज बदले की आग में जल रही थी। रॉ जो अभी नई नई बनी थी, उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि पाकिस्तान सीमा के उस पार क्या साजिश रच रहा है। खासकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को समझ आ गया था कि अगर पाकिस्तान के इरादों को जानना है तो हमें वहां कोई अपना आदमी भेजना होगा, एक डीप कवर एजेंट। और इसी तलाश ने रॉ को पहुंचाया राजस्थान के श्रीगंगानगर में। रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में श्रीगंगानगर में हुआ था। यह शहर पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। बचपन से ही रविंद्र ने बॉर्डर की टेंशन, फौज की आवाजाही और जंग का माहौल देखा था। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, इसीलिए देशभक्ति उनके खून में थी। लेकिन रविंद्र फौजी नहीं बनना चाहते थे, वो तो एक कलाकार थे। 1973 में वो लखनऊ में एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक में उन्होंने एक ऐसे भारतीय फौजी का रोल किया था जिसे चीन की आर्मी पकड़ लेती है। नाटक में दिखाया गया था कि कैसे वो फौजी टॉर्चर सहने के बावजूद अपने देश के राज नहीं खोलता। किस्मत देखिए, उस हॉल में कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो ताली बजाने नहीं बल्कि टैलेंट ढूंढने आए थे। वो रॉ के अफसर थे। उन्होंने देखा कि रविंद्र के अंदर एक अलग ही काबिलियत है। वो स्टेज पर रोते थे तो असली आंसू आते थे, गुस्सा करते थे तो आंखें लाल हो जाती थी। जासूसी की दुनिया में इसे इमोशनल सेगमेंटेशन कहते हैं। नाटक खत्म होने के बाद उन्हें बैक स्टेज अप्रोच किया गया। क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र कौशिक शुरू से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसीलिए बिना सोचे उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। उनसे कहा गया कि उन्हें दिल्ली आना होगा। इसके बाद वो अपने घर पर नौकरी का बहाना देकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में रविंद्र कौशिक की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। उनका नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू सिखाई गई। सबसे मुश्किल काम था धार्मिक तौर पर ढलना। रविंद्र ने कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखा और इस्लाम की बारीकियों को समझा। यहाँ तक कि उनका खतना भी करवाया गया। 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे रटे। लाहौर की गलियाँ, कराची के बस रूट्स, सब कुछ उनके दिमाग में छप गया था। वो पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद रॉ ने उन्हें आजमाने के लिए 7 से 8 देशों में इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए भेजा, जहां उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों से दोस्ती भी कर ली। करीब 1 साल ऐसा ही चलता रहा। इस दौरान उन्होंने अपना काम शानदार तरीके से किया। अब रॉ को भरोसा हो गया कि रविंद्र कौशिक अब पूरी तरह से तैयार है। 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक ने बॉर्डर पार किया। वो पाकिस्तान पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने वहां अपनी पहचान पक्की करने के लिए कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और सिर्फ पास नहीं हुए बल्कि अच्छे नंबर लाए। लेकिन उनका मिशन सिर्फ वकील बनना नहीं था, उनका निशाना था पाकिस्तान आर्मी। पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश की। तभी किस्मत ने एक बड़ा मौका दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली। रॉ से हरी झंडी मिलते ही रविंद्र ने अप्लाई किया। ये उनकी ज़बरदस्त काबिलियत ही थी कि उन्होंने पहले ही प्रयास में इस कठिन परीक्षा को पास कर लिया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन्ड अफसर के तौर पर तैनात किया गया। ये विभाग सेना की नब्ज होता है। फौज टैंक कहाँ भेज रही है, नए बंकर्स कहाँ बन रहे हैं, परमाणु वैज्ञानिकों को सैलरी कितनी मिल रही है, ये सब हिसाब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होता है। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखी। सब जानकारी वो भारत भेजते रहे। उस दौर में आज जैसा हाईटेक कम्युनिकेशन नहीं था, इसीलिए एक जासूस का काम और भी जानलेवा था। अपनी रिपोर्ट्स भेजने के लिए रविंद्र को पोस्टल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता था। वो इनविजिबल लिंक से खत लिखते, जिसे पहले कुवैत या दुबई भेजा जाता था। वहां से भारतीय एजेंट्स उसे दिल्ली पहुंचाते। अपनी कवर को और मजबूत करने के लिए उन्होंने वहां शादी भी कर ली। उनकी पत्नी का नाम था अमानत, जो एक स्थानीय लड़की थी। उनका एक बेटा भी हुआ।
अब नबी अहमद शाकिर पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुके थे। किसी को सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स असल में भारत का जासूस है। उनकी पत्नी को भी ये नहीं पता था। एक तरफ वो भारत के लिए अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी काबिलियत से पाकिस्तानी अफसरों का भरोसा जीत रहे थे। उनकी इसी मेहनत का नतीजा था कि जल्द ही उन्हें तरक्की मिली और वो मेजर बना दिए गए। एक भारतीय जासूस का पाकिस्तानी सेना में मेजर बनना ये रॉ के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इस ओहदे ने उन्हें सेना के बड़े जनरलों और यहाँ तक कि ISI के अधिकारियों के बीच बैठने का मौका दे दिया। 1979 से 1983 तक का समय रविंद्र कौशिक का सुनहरा दौर था। वो रॉ को ऐसी खबरें भेज रहे थे जो किसी और के लिए नामुमकिन थी। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी। उस वक्त डॉक्टर AQ खान पाकिस्तान का एटम बम बना रहे थे। रविंद्र ने कहूता रिसर्च लैब्स और परमाणु हथियारों से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत भेजी। इसके अलावा वो आर्मी की मूवमेंट की खबर देते थे। उनकी वजह से भारत ने कई बार पाकिस्तान के अचानक हमलों को रोका। राजस्थान बॉर्डर पर होने वाली कई साजिशें उनकी वजह से नाकाम हुईं, जिससे हजारों हिंदुस्तानी सैनिकों की जान बची। उनकी रिपोर्ट्स इतनी सटीक और कीमती होती थीं कि जब ये रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो रविंद्र कौशिक को द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। पाकिस्तान में रहते हुए वो 3 से 4 बार भारत भी आए थे। जब भी उन्हें आना होता, रॉ उन्हें पहले दुबई बुलाती और फिर वहां से भारत भेजती थी। अपने परिवार को उन्होंने बता रखा था कि वो दुबई में काम करते हैं, ताकि किसी को शक ना हो। वो अक्सर अपने परिवार को चिट्ठियां भी लिखते थे। इस तरह खतरा उठाते हुए उन्हें पाकिस्तान में 8 साल हो गए थे। सितंबर 1983 रॉ को रविंद्र तक कुछ ज़रूरी संदेश पहुंचाना था। इसके लिए उन्होंने एक नए और कम तजुर्बे वाले एजेंट को चुना, जिसका नाम था इनायत मसीह। जैसे ही इनायत पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नज़र उस पर पड़ गई। इनायत मसीह को पकड़ लिया गया। सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर में उस पर बेहद टॉर्चर किया गया। वो टूट गया। दर्द के मारे उसने उगल दिया कि वो एक बड़े एजेंट से मिलने आया है जो पाकिस्तान आर्मी में है। इनायत ने बता दिया कि नबी अहमद असल में रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक हैं। पहले तो पाकिस्तानी अफसरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि नबी का पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं है, जिससे उनका शक गहरा हो गया। क्योंकि रविंद्र एक मेजर थे, उन्हें बिना सबूत के पकड़ना मुश्किल था। इसीलिए उन्हें फंसाने के लिए एक प्लान बनाया गया। इनायत ने रविंद्र को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। रविंद्र को इस साजिश का अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए वो वहां चले गए। जैसे ही दोनों ने बात शुरू की, वहां छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने देख लिया कि इनायत सच बोल रहा था। उन्होंने रविंद्र को चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र को सियालकोट ले जाया गया। वहां उनके साथ जो हुआ वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 2 साल तक 1983 से 1985 तक उन्हें लगातार टॉर्चर किया गया। 2 साल तक टॉर्चर इतना बुरा था कि उन्हें लगने लगा इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ISI जानना चाहती थी कि उन्होंने क्या क्या जानकारी लीक की है, उनके नेटवर्क में और कौन है, लेकिन रविंद्र कौशिक टूटे नहीं। उन्हें यह भी ऑफर दिया गया कि अगर वो भारतीय फौज से जुड़ी सीक्रेट्स बताएंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने सारे राज अपने सीने में दबाए रखे। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। मौत टल गई, लेकिन जो जिंदगी मिली वो मौत से भी बदतर थी। अगले 16 साल तक रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रहे। जेल की हालत बहुत खराब थी। एक छोटी सी कोठरी, खराब खाना और बीमारी। उन्हें TB हो गया और दिल की बीमारी भी हो गई। लेकिन इससे ज़्यादा दर्द उन्हें इस बात का था कि उनका अपना देश, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अब उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो सरकार कह देती है हम इस आदमी को नहीं जानते। भारत सरकार ने भी यही किया। रविंद्र कौशिक को आधिकारिक तौर पर अपना मानने से मना कर दिया गया, लेकिन रविंद्र ने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने चुपके से अपने घरवालों को चिट्ठियां लिखी और तब उनके परिवार को पहली बार पता चला कि वो दुबई में जॉब नहीं कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान में एक जासूस थे। इन चिट्ठियों में एक टूटे हुए दिल का दर्द था। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? उनके परिवार ने भारत सरकार से बहुत मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रविंद्र 18 साल तक वो जेल में सड़ते रहे। उन्होंने एक और खत में लिखा, अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में छूट जाता। अमेरिका और इजराइल अपने एजेंट्स को बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, कैदियों की अदला बदली करते हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक के लिए कोई डील नहीं हुई। वो वहीं सड़ते रहे। 21 नवंबर 2001 ठंड का मौसम था। मियांवाली जेल की ठंडी दीवारों के बीच द ब्लैक टाइगर की सांसें थम गईं। TB और हार्ट फेलियर ने उनकी जान ले ली। वो सिर्फ 49 साल के थे। उनकी मौत पर कोई सलामी नहीं दी गई, कोई तिरंगा उनके जिस्म पर नहीं उड़ाया गया। उन्हें जेल के पीछे एक गंदे से कब्रिस्तान में दफना दिया गया। आज शायद वहां कोई निशान भी नहीं होगा कि वहां भारत का सबसे बड़ा जासूस सोया हुआ है। पीछे रह गया उनका परिवार। जयपुर में उनके पिता अपने बेटे के इंतजार में ही गुजर गए।
उनकी मां आमला देवी आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। वो प्रधानमंत्रियों को चिट्ठियां लिखती रहीं, बस एक उम्मीद में कि शायद उनका बेटा वापस आ जाए। 2006 में वो भी अपने बेटे से मिले बिना दुनिया छोड़ गईं। काफी संघर्ष के बाद सरकार ने परिवार को नाम मात्र की पेंशन दी। उनके छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सरकार से पैसे नहीं चाहिए, बस वो इतना चाहते हैं कि रविंद्र के काम को स्वीकार किया जाए। उन्होंने पूछा कि जब फौजियों को इतना सम्मान मिलता है तो सब कुछ छोड़कर दुश्मन के देश में काम करने वाले जासूसों को क्यों नहीं। लेकिन सच यही है कि पकड़े जाने के बाद जासूस का कोई देश नहीं होता। वो जिस देश के लिए जान देता है उसे उस देश की पहचान तक नहीं मिलती। रविंद्र कौशिक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी हिम्मत और उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।